आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होना है इसी साल। वहीं कई जगह से अपनी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता मिल्कीपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकट के दावेदार पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ से मुलाकात कर कई विषयों पर खुलकर बात की है। आज हमारे यूपी ग्रुप एडिटर धर्मेंद्र पांडे ने क्राइम डिजिटल चैनल हम इस वक्त है मिल्कीपुर में और यहाँ पर हम आज भाजपा के संभावित दावेदार और प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ जी से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, बाबा जी नमस्कार। ठीक ठीक। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बधाई। आपके चैनल को लोग देखें, यही मैं अपनी विधानसभा की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से ईश्वर से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा जी इस वक्त भाजपा का जो महासदस्यता अभियान चल रहा है उसकी तैयारी में जुटे हैं और पूरे जोर शोर से अपने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। हम बाबा जी से ये जानना चाहेंगे कि टिकट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद और प्रतिक्रिया है इस वक्त, क्योंकि भाजपा में सब कई दावेदार चल रहे हैं और कई लोगों के नाम लगातार चर्चा में है, लेकिन जनता आपको ही पुनः चाहती है, तो उस पर आपकी क्या राय है ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मिल्कीपुर की सम्मानित जनता को मेरा बहुत प्रणाम कि उनका प्यार दुलार लगातार मुझे मिल रहा है और मैं बारंबार उनका ऋणी हूँ। और टिकट उकट का हम बहुत चिंता नहीं करें भैया। 17 में पार्टी लड़ाई, 22 में हमें टिकट दे के लड़ाई, 93,500 वोट पाए और टिकट हमार कहाँ गाबा जब तक कि बड़ा परिवर्तन ना हो जाए। टिकट तो हमार है ही बा, हम कहीं काहे मान नहीं बा, सपने में नहीं मान सके हमारा टिकट नहीं बा। और बाकी शीर्ष नेतृत्व पार्टी बड़ी है, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, पर टिकट उकट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ आप ये बताइए, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में जाते हैं और आपको लगातार जनता से भी ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता होगा, योगी सरकार ने आदेश के बाद भी छुट्टा गोवंशों के प्रति अधिकारी वर्ग काफ़ी लापरवाही कर रहा है, इस पे आपकी क्या वो है? देखिए, ये विषय जो है ये बड़ा अनसुलझा और समाज सरकार सबके बीच में है ये। और ऐसा नहीं है कि सरकार मौन है, हम लोग चिंता नहीं करते। इसी विधानसभा में 300 गौशाला बना के गौवंशों को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार उनकी पैदावार भी बढ़ रही है। लोग दूर दूर पर बछड़े जो हो रहे हैं उसको लगातार छोड़ भी रहे हैं, पर हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में 2-3 गौशालाएँ बनी, उसमें जानवरों को रखा गया। एक बड़ा प्लान हम लोगों ने किया है, कि वो उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द उन गौवंशों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा और जैसा जनता चाहे उनके अनुरूप काम किया जाएगा। अच्छा विधायक जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि अभी जल्दी ही सपा प्रमुख अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि माफिया और मठाधीश एक होते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रही? देखिए, बौखला गए हैं, बौखलाहट में ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते। हमेशा वो एक कौम को खुश करने के लिए हिंदू कितना अपमानित हो जाए, साधु संत कितने अपमानित हो जाए, बात समझ रहे हैं जी, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे मन मंदिर मठ का अपना अलग स्थान है, नेताओं का अपनी व्यवस्था। आप नेता पिसादो, तीखे प्रहार करो, विचारधारा की लड़ाई करो, विचारधारा के आधार पर उसकी टिप्पणी करो। पूरे देश के संतों में इस बात को लेकर आक्रोश है। मैंने देखा कि फ्रंट मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर फूटू हो रही है। ये एक विशेष जात को खुश करने के लिए इतना नहीं गिर जाना चाहिए। ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने राम भक्त पर गोली चलवाई थी। हिंदुस्तान भूलेगा नहीं और यहाँ की जनता समय समय पर जवाब देती रहती है। बाबा जी, जैसे अभी इस वक्त क्षेत्र में लगातार कुछ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं और उसमें एक समुदाय विशेष के लोगों का अधिकतर हाथ रहा है, तो ये भी उसमें देखा गया कि वर्तमान सांसद, सपा सांसद अवधेश जी या उनकी पार्टी को उस पर कोई स्टैंड नहीं रहा और न उन लोगों ने उस पर सही समय पर कोई प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की। तो जनता में उस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी भी है, जबकि आप और आपकी पार्टी लगातार हर पीड़ित व्यक्ति के साथ लगातार खड़ी रही। इस पर आप कुछ कहेंगे?
देखिए, अयोध्या में एक बड़ी भूल कह दीजिए, गलती कह लीजिए, कैसे क्या हो गया, यहाँ सीट हम लोग हार गए कुछ वोटों से। तब से मैंने देखा है विशेष समुदाय के लोगों को जैसे ऑक्सीजन मिल गया, चाहे वो भदरसा की घटना हो, उसमें सरकार ने और हर एक सामाजिक संगठन ने, समाज के लोग ने वहाँ मजबूती से लड़ाई लड़ी उस बिटिया की, निषाद परिवार की बिटिया को। सरकार तक बात पहुंची, बुलडोजर चला और जो तथाकथित लोग थे उनको जेल भेजने का काम हुआ और परिवार को तकरीबन 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से और नेताओं की तरफ से व्यक्तिगत रूप से, मैं भी गया था, मैंने भी आर्थिक मदद की, सब ने मिलकर उस बिटिया की मदद की। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्या पीडीए की बात करने वाले पीडीए की बात तो करते हैं, क्या निषाद परिवार पीडीए में नहीं आता? क्या कोरी बिरादरी की बिटिया भी हाल ही में हमारी विधानसभा में रायपट्टी की घटना में, क्या वो पीडीए में नहीं आता? ताली बजा दियो भैया, ताली। अभी हाल में कुमिया बनौली के 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ, क्या वो पीडीए की घटना में नहीं आता? एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए समाजवादी कितना नीचे गिर जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो अपना पता नहीं क्या बना लें। हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। रात के अंधेरे में 4 दिन बाद वहां जाते हैं, वहां से भगा दिए जाते हैं। हमने वहां दमदारी से उस परिवार से, थाने से लेके रात जब मुझे सूचना मिली 10 बजे तक मुकदमा लिखा, 10 बजे मुख्यमंत्री जी ने परिवार से मिले, 5 लाख रुपया उन्हें तत्काल भेजा और उस परिवार को सरकार की तरफ से 13 लाख रुपया मिलने जा रहा है। 5, 3, 8 लाख रुपया जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं सब पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे कैसे खुशी आए, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। तो विधायक जी, जैसे सभी लोगों को उम्मीद है कि इस बार पुनः भाजपा आपके ऊपर भरोसा करके आप ही को प्रत्याशी घोषित करेगी, और इस बार आप विजयी होने पर क्या विजन है कि आपके क्षेत्र की विकास के लिए क्या सोच और नहीं है, वह बताने। देखिए, जो अधूरे सपने मेरे रह गए हैं उन सपनों को पूरा करना है। वो चाहे सड़क का मुद्दा हो, वो छूटे चाहे धार्मिक स्थल हो। वैसे मैंने सरकार का बहुत धन्यवाद कि मेरे ना विधायक रहते 36 रोडे पीडब्ल्यूडी से, 6 रोडे मंडी से और 6 स्थानों पर करोड़ों रुपया देने का सरकार ने काम किया है। मैं बहुत उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। चाहे आप सीकन में चले जाइए, चाहे अंधी अंधा मोड़ में चले जाइए, चाहे हमारे सिरसिर वाले आस्तिक बाबा पे चले जाइए, और चाहे रंगपुरवा मंदिर चले जाइए, और चाहे बमा चले जाइए। और एक खुशखबरी और सुना रहा हूँ, रायपट्टी के लिए भी 1 करोड़ 20 लाख रुपया तत्काल मैंने स्वीकृत कराया। और जो भी छोटे काम है उसको पूरा किया जाएगा। हमारे रहते ऐतिहासिक काम है मानवर। आप यहीं से निकलिए, यहाँ गड्ढा भरा रहता था, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा होता था कि 800 गाड़ी नीचे ऊपर से ट्रक निकल जाए, इतना बड़ा गड्ढा हुआ करता था। आईजी फैशन एकेडमी संस्था द्वारा फैशन एग्जीबिशन, कमजोर आय वर्ग की छात्राओं द्वारा फैशन प्रदर्शनी लगाई गई। सामाजिक संस्था आईजी फैशन एकेडमी द्वारा बनाया जा रहा महिलाओं को आत्मनिर्भर। सही मायनों में नारी सशक्तिकरण तभी हो पाएगा जब उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित करने के साथ स्वरोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। नारी सशक्तिकरण से ही समाज का संपूर्ण विकास संभव है। इसी कार्य में लगी सामाजिक संस्था आईजी फैशन एकेडमी विगत 8 वर्षों से महिला सशक्तिकरण की तरह संस्था के प्रमुख फैशन डिजाइनर शाहीन खान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह कमजोर आय वर्ग की छात्राओं द्वारा लगाई गई एक एग्जीबिशन में ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, मेहंदी, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक बुटीक जैसे आदि कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का निरीक्षण करने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार एवं भाजपा नेता रजीक फारसीवाला, सेज यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग की डायरेक्टर जमुना मिश्रा, सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग, एके एजुकेशन सोसाइटी के ट्रेजर, जिला वर्क बोर्ड के अध्यक्ष रेहान शेख विशेष तौर पर पहुंचे, जहां सभी ने इस कार्य की सराहना की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार राजीव फारसीवाला ने बताया कि वह मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में भी कार्य करते हैं और उनके जो मित्र हैं जो फैशन डिजाइनिंग में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से इन बच्चों को जो भी होगा वह मदद जरूर कराएंगे। जमुना मिश्रा, डायरेक्टर पत्रकारिता विभाग, सगे यूनिवर्सिटी ने भी इस कार्य की सराहना की। साथ ही सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग ने भी कहा कि वह जो भी मदद होगी वह इस कार्य को आगे बढ़ाने में करेंगे। इस दौरान वर्क बोर्ड के जिला अध्यक्ष रेहान शेख ने कहा कि इस वक्त की किसी जमीन की अगर जरूरत होगी
वह तैयार हैं। उन्हें बताएं वह जमीन उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार वाजिद अली कुरैशी ने बताया कि फैशन एकेडमी का यह प्रशिक्षण कमजोर आय वर्ग की छात्राओं को वर्ष 2016 से स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। फैशन डिजाइनर शाहीन खान के सहयोग से दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 2500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें अनेक महिलाओं ने स्वरोजगार भी शुरू किया है। वहीं इस वर्ष भी 150 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बधाई देना चाहूँगी अजीम फैशन एकेडमी को कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो डेफिनेटली अपना मुकाम हासिल करेंगी। उनकी मेहनत लगन जो आज एग्जीबिशन के माध्यम से यहाँ पर दिखाई है, वाकई में बहुत अच्छी है और उन सभी को मैं शुभकामना देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आगे भविष्य में उनको जो भी योगदान मिलेगा किसी तरह के सेमिनार वर्कशॉप, उसके लिए सदैव हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा सेंटेंस क्लियर करूँगी प्लीज़। ये मुस्लिम बच्चियों का ही नहीं, सिर्फ महिला सशक्तिकरण हमारे यहाँ महक, वैशाली सभी स्टूडेंट्स, मुस्लिम महिलाएं भी हैं और सभी कास्ट की महिलाओं को, हमारे फैकल्टीज भी है जो मतलब हिंदू में रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें सभी को एक महिला सशक्तिकरण पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जहाँ बच्चियों का एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चियां एजुकेशन के अभाव में एक अपनी दिशा खो देती हैं कि नहीं हम किस तरफ जाएं। तो ये उन बच्चियों के लिए है जो एजुकेशन के साथ साथ में इंडिपेंडेंट नहीं है और जो एजुकेशन कम है, फैशन डिजाइनर जो यहाँ पर हो रहा है, इस जरिए से सभी बच्चियां अपनी एक पहचान बना रही हैं। वो रहे हिंदी क्लास हैं, ट्यूशन का कोर्स रन करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स रन करते हैं। तो इस तरह भी शॉर्ट टाइम कोर्सेज हैं, इसको लेकर के वो घर से भी अपना जो है संचालित क्लासेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि नहीं, बच्चियां अपनी पहचान खुद बनाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही एक नई जो विचारधारा है, हमारे डायरेक्टर हैं मुजाहिद इस्लाम सर, उन्होंने स्टार्टअप दिया कि महिलाओं के हक में कुछ करना चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड भी हैं, तो इन्हीं की कंप्लीटली डायरेक्शन से हम आगे बढ़े हैं और आगे भी आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि महिलाओं के हक में हम काम करें और आगे जो हमारी बच्चियां हैं, आप इनका वर्क देख रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहन मिले। कितनी बच्चियां हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 250 प्लस स्टूडेंट अभी हैं नाउ एंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। लास्ट 8 ईयर से हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रन हो रहा है। आपका पति? जी, मैं शाहीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जो कि मुरैना से है। पहाड़गढ़ वन विभाग मुख्यालय के पास काटे जा रहे हरे वृक्ष। मुरैना में वन विभाग हुआ अपंग। ग्राम पंचायत पहाड़गढ़ के ग्राम कटरियापुरा में हरे पेड़ों की कटाई कर जमीन को समतल कर कृषि भूमि उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। पिछले वर्ष अगस्त माह में इसी ग्राम में जंगल की कटाई हुई, जिसकी सूचना सीसीएफ तक ग्रामीणों द्वारा भेजी, लेकिन माफिया पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। जबकि वन विभाग का मुख्यालय भी पहाड़गढ़ ही है। मुख्यालय की यह स्थिति है तो अन्य क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। निरर माता मंदिर के पास ही बघैवर रोड के किनारे भी बड़े बड़े वृक्षों को जेसीबी से उखाड़कर जंगल नष्ट कर दिया गया है। कुछ समय पहले भी इस क्षेत्र में माफिया द्वारा वन विभाग की करीब 100 से 200 बीघा जमीन पर पेड़ों की कटाई कर भूमि का समतलीकरण किया गया था। जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो हिना खान वन परिक्षेत्र अधिकारी कैलारस को सूचना देनी चाहिए, तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया और उनकी डिप्टी रेंजर बांकीलाल कुशवाहा को भी सूचना देनी चाहिए, तो उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया। हरे वृक्षों की कटाई हो या चंबल के रेत की अवैध उत्खनन, कई बार ग्वालियर सीसीएफ को सूचना एवं जानकारी दी गई है, लेकिन उनकी तरफ से आज तक कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे चंबल अंचल में वन विभाग माफिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसी सूचना मिली है। मंदसौर में बारिश के बाद नदी नालों में उफान पर है। इन सब के बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। जहां एक और पुलिया के अभाव में जिंदगी की अंतिम राह भी मुश्किल भरी हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर जुगाड़ का पुल बनाकर नाला पार करने को मजबूर हैं। पहली तस्वीर मंदसौर जिले के दलौदा तहसील के मजेसरा नई आबादी गांव की है, जहां दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को मुक्ति धाम तक जाने के लिए सोमली नदी को पार करना पड़ता है। पुलिया या रपट नहीं होने से लोग नदी में उतरकर मुक्ति धाम तक जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल मानसून से यह परेशानी शुरू हो जाती है, जो नदी में पानी होने तक
सतर्क रहती है। नदी उफान पर होने के कारण कई बार अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। यह मुक्तिधाम सीधे पहुंचने का रास्ता है, जो कि गांव से महज 500 मीटर दूर है। वहीं घूमकर जाने पर रास्ते की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। लिहाजा लोग ज्यादातर इसे शॉर्टकट मार्ग का उपयोग करते हैं और इस मार्ग को सुगम करने की सालों से मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जिले के ही शामगढ़ तहसील के सागोरिया गांव की है। यहां जब एक नाला लोगों के खेतों की राह में मुश्किल बना और सरकार ने मदद नहीं की, तो अपने निजी खर्च से लोगों ने लकड़ी से जुगाड़ का पुल बना लिया। अब ग्रामीण इसी जुगाड़ के पुल पर चलकर सागोरिया और चांदखेड़ी गांव तक का सफर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह सही है? तस्वीरों में देखा जा सकता है जुगाड़ के पुल के नीचे नाला बह रहा है और नाले में पानी का उफान है। ऐसे में कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार यहां लोग हो सकते हैं। बताया जा रहा है ग्रामीणों ने की बार नाले पर पुल बनाने की मांग नेताओं और अधिकारियों से की। स्वयं सांसद विधायक भी इस पुल से गुजर चुके हैं, बावजूद किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में ग्रामीण जुगाड़ का यह पुल बनाकर जान पर जोखिम ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसके अलावा अगर सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं तो 15-20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपकी क्या समस्या बताएं। मैं दिलीप सिंह सगोरिया। यहाँ की ये समस्या है कि यहाँ कम से कम 2012-13 में निर्माण हुआ था तालाब का, पड़ासली तालाब, जिसे अभी तक 2 बार स्वीकृत राशि भी हो चुकी है। इसकी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। इस पर सुधीर गुप्ता सांसद और पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, चंद्र सिंह सिसोदिया भी निकल चुके हैं इस पुल के ऊपर। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कल से कुछ घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदार सरकार रहेगी। तो यहाँ पे जनहानि होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल 100% जनहानि होने की संभावना है। देख सकते हैं आप, बच्चे बूढ़े सभी महिलाएँ ऐसे इस पे अस्थायी रूप पुलिया बनी हुई है, इस पर निकलते हैं। अच्छा, जो गांव के मवेशी रहते हैं या ट्रैक्टर निकालना होता है, मोटरसाइकिल निकालनी होती है, वो कहाँ से आती है? वो हमको शामगढ़ होते हुए, चांदखेड़ी होते हुए, कम से कम 12 से 15 किलोमीटर होते हुए यूँ घूमा के आना पड़ता है। तो आपकी शासन से क्या मांग है? शासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल को निर्माण करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मनावर न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विभागों की समझौते के तहत लाखों की वसूली हुई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहुल गुप्ता, प्रथम सत्र जिला न्यायाधीश न्यायालय भूपेंद्र नकवाल, न्यायाधीश द्वितीय अमित भुरिया, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग प्रथम नरेंद्र कुमार भंडारी, न्यायाधीश वर्ग द्वितीय कृष्णा बोहरा, द्वितीय सुश्री रूही एजाज मेव ने मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्पहार चढ़ाकर शुभारंभ किया। तहसील विधिक सेवा समिति के प्रकरण क्रिमिनल व एक सिविल का पक्षकारों के साथ आपसी समझौते से निराकरण किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते में विद्युत विभाग के बकाया बिलों, बैंक की बकाया राशि, नगर पालिका के जलकर राशि जमा हुई। प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश श्री भूपेंद्र नकवाल ने बताया कि इस बार नेशनल लोक अदालत में पिछली बार से अच्छा रिस्पांस मिला। जनता लोक अदालत को समझने लगी है। मीडिया कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी कार्यालयों के साथ साथ नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज पिछली बार से ज्यादा केसों का निराकरण किया गया है, जिसमें पेंडिंग कोर्ट केस 219, मोटर एक्सीडेंट 70, चेक बाउंस के 36, दंडित अपराध के 86 कुल मिलाकर पिछली बार से इस नेशनल लोक अदालत में अच्छा रिस्पांस मिला। सर, आज नेशनल लोक अदालत में कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? नेशनल लोक अदालत में इस बार जो है पिछले सभी आंकड़ों को हमने पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड 219 केस हमने जो कोर्ट में पेंडिंग थे उनमें हमने निराकरण कराया है। और इसके लिए मनावर 5 खंडपीठ बनाई थी। उन 5 खंडपीठ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमें खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि नेशनल लोक अदालत के फ़ायदे क्या हैं और हम लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा सकें। और बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो मोटर क्लेम एक्सीडेंट की जो केसेस हैं जिनमें पक्षकारों को सीधा फ़ायदा मिलता है, उनके हमने 70 केस हमारे यहाँ इस नेशनल लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ हुए हैं और चेक बाउंस के भी 34 मामले डिस्पोजल किए हैं। इसी तरह से जो रेगुलर दांडी का आपराधिक प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं उनमें 86 केसेस थे जिनको हमने डिस्पोज ऑफ किया है। और इसी तरह से जो मैट्रोमोनियल केसेस हैं और जो दूसरे दांडी प्रकरण हैं, कुल मिलाकर हमने 219 केस हमने इस नेशनल लोक अदालत के 5 खंडपीठ में अभी तक जो हमारे आंकड़े हुए हैं इसके अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ हुए हैं और अभी और आंकड़े इसमें और बढ़ने की उम्मीद है हमें।
तो अभी शाम को 5:30 बजे तक हम इसको सुधार कर सकते हैं। हो सकता है आंकड़े बहुत बढ़ जाए। मेरे जो न्यायाधीशगण हैं, अधिवक्तागण हैं और हमारे जो बैंक के जो अधिकारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और हमारे जो दूसरे हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं, इनका बहुत हमें सहयोग मिला और हम सभी के प्रति शुक्रगुजार हैं। और ये आंकड़े मतलब इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए कि पिछली जो दो लोक अदालतें हुई है ये उससे भी कहीं अधिक आंकड़े हैं। पिछली बार जो फर्स्ट लोक अदालत हुई थी उसमें हमारे केवल 159 केस उसमें डिस्पोज हुए और अब हम देख रहे हैं कि 219 तो अभी तक हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं। तो इसलिए हम बड़े हैप्पी हैं और आप लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला। इसमें मीडिया ने भी काफ़ी जो है इसको अच्छे से लोगों को समझाया है। तो उसी का परिणाम है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के लोक अदालत में आ जाए हैं। उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और तहसील विधिक सेवा समिति मनावर का अध्यक्ष हूँ। थैंक यू सर। शाजापुर जिले की सुनेरा पुलिस ने एसपी यशपाल राजपूत के निर्देशन व एएसपी टीएस बघेल के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के अवैध परिवहन करने के मामले बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 35 कट्टे मादक पदार्थ डोडा चूरा जिनकी कीमत लगभग 14,11,520 रुपए की है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुनेरा थाना प्रभारी गोपाल निंगवाल ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मक्सी तरफ से हाईवे होते हुए एक कंटेनर का चालक शाहनवाज खान निवासी रतलाम अपने वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर सारंगपुर तरफ ले जा रहा है, जिसे थाने के सामने एबी रोड पर नाकाबंदी कर रोका। पुलिस को तलाशी के दौरान प्लास्टिक के काले रंग के 35 कट्टे में कुल 7 क्विंटल 5 किलो 760 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जिसकी कीमत 14,11,520 रुपए होना पाया गया। वहीं एक जब्त शुदा टाटा कंपनी का कंटेनर जिसकी कीमती करीबन 20 लाख रुपए के लगभग, जिसे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाजापुर के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने मां सरस्वती व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान लोक अदालत में एक ही पक्षकार के 17 वर्ष पुराने चेक बाउंस के 6 प्रकरणों में हुआ समझौता। वहीं 4 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी फिर से हुए एक। 2.5 वर्ष की पुत्री को मिला पिता का प्यार। बैंक, बिजली विभाग, नगर पालिका के उपभोक्ताओं को राशि जमा करने में मिली बड़ी राहत। प्रधान एवं जिला न्यायाधीश ललित किशोर ने बताया कि जिले के सभी न्यायालय में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत यानी जनता की अदालत। लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालय के बाहर विवादों का सुलह समझौते से निपटारा करना है। इसे जन अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। संपत्ति अधिग्रहण, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों का लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है। लोक अदालत की क्या महत्वता है? अभी ये नालसा की गाइडलाइन के अनुसार साल की तीसरी लोक अदालत है। इसमें लगभग हमने 2800 प्रकरण रेफ़र किए हैं, जिसमें से हमें उम्मीद है कि लगभग 15% 400 के करीब प्रकरण निपटेंगे। इनमें NI एक्ट के प्रकरण हैं, रिकवरी सूट्स हैं, कुछ सिविल सूट हैं, MACT के हैं, लैंड एक्विजिशन की कुछ प्रकरण हैं, कुछ एग्जीक्यूशंस हैं। और अभी मेरे को पता लगा कि हमारे यहाँ CGM सुनैना श्रीवास्तव मैडम के यहाँ से करीब 15 साल पुराना एक 138 का प्रकरण निपटा है और 7-8 प्रकरण जो 10 साल से पुराने थे वो 138 के निपटे हैं। तो हमने बहुत प्रयास किया। हमारे जो सेक्रेटरी डालसा हैं उन्होंने भी इसमें समय समय पे मीटिंग आयोजित करवाई और हमारे सभी जजों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। और इससे बहुत जो गरीब जनता है उसको लाभ मिलेगा। इसकी जो विन विन सिचुएशन होगी रहती है, इसमें कोई इस प्रकार की कोई अपील नहीं होती है। तो दोनों ही पक्षकार अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं और हमेशा के लिए जो लिटिगेशन है वो खत्म होता है। इंदौर में फिर एक बार महिला के साथ दुष्कर्म और क्रूरता की हद पार कर देने वाली वारदात सामने आई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर महिला थाने पर पीड़िता ने घायल अवस्था में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आर्मी में पदस्थ आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान ने बताया
कि असम राज्य में पदस्थ जवान छुट्टी पर इंदौर आया हुआ था। यहाँ पर वह एक होटल में रुका हुआ था, तभी परिचित महिला भी उसे मुलाकात करने पहुंची थी। यहाँ पर व्यक्ति द्वारा होटल में पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा महिला के प्राइवेट पार्ट में कांच का गिलास डालने का भी आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं पीड़िता जब महिला थाने पहुंची और शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए संजय नामक जवान को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पीड़िता का इलाज हॉस्पिटल में जारी है, तो पुलिस का कहना है कि जवान के पास वीडियो भी है, जिसकी जाँच की जा रही है। एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, कौन है आरोपी और कहाँ हुआ है? ये अपना LIG चौराहे पे शॉपर्स मॉल है, उसके पीछे जंजर होटल है, वहाँ पे। क्या कुछ खास बात है से क्या है, क्या युवती सुबह करीब 12:30 बजे आई, बड़ी परेशान हो रही थी, रो रही थी। उसको बिठाया, अच्छे से पूछा फिर क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसके दोस्त ने उसके साथ रात में दुष्कर्म किया और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स में कांच का गिलास डालना बताया। उसको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, बता रही थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। तो हम लोगों ने फिर मैंने कहा वो लड़का कहाँ है, तो उसने बताया कि वो वहीं रिसेप्शन पे बैठा है। तो तत्काल हम लोग वहाँ गए और उसको पकड़ के ले आए। पूछताछ भी क्या बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा पीड़िता का वीडियो भी बनाया गया था और पैसे की डिमांड भी बता रही थी। उसने पहले भी इनकी कहीं मुलाकात हुई होगी, तो उस दौरान उसका कुछ ऐसा वीडियो बना लिया होगा। तो उस वीडियो को लेकर उसको वो बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे की भी मांग कर रहा था। आरोपी और पीड़िता की मुलाकात कहाँ पर? 1 वर्ष पहले महू कैंटीन में हुई थी, बता रही थी वो। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी आर्मी में नायक के पद पे है, उसको हेड कांस्टेबल कहते हैं कि हेड कांस्टेबल के पद पे पदस्थ है। आसम में पदस्थ है अभी वर्तमान में। कहाँ का रहने वाला है? यूपी का रहने वाला है, बता रहा है। कितने साल से इनका संबंध? 1 साल का बता, 1 साल से जान पहचान है, बता रही है। किस तरह से जान पहचान हुई थी? जान पहचान अब आर्मी कैंटीन में हुई थी, बता रही थी वो, वही सामान लेने के दौरान। लड़की का क्या प्रोफाइल है? लड़की क्या जॉब करती थी वहाँ पर? लड़की हाउसवाइफ है। ऑलरेडी मैरिड है? हाँ, मैरिड है। कोई बच्चे वगैरह भी हैं? इतनी जानकारी नहीं। बागेश्वर धाम पीठ के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री आज इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित उनके अनुयायियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान चर्चा करते हुए कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वह जल्द ही सनातनियों को एकजुट करने के लिए पदयात्रा निकालने वाले हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी तंज कसा कि अब लोगों की कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही बिना नाम लिए कहा, भारत में जिन लोगों ने अति करके रखी है अब उनकी खैर नहीं है। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इंदौर को संस्कार धानी आर्थिक राजधानी बताया और शहरवासियों को अपना आशीर्वाद दिया। इंदौर से कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीधे उज्जैन के लिए रवाना हो गए, जहां पर वे विशेष पूजा अर्चना करेंगे। जल्दी आज आप इंदौर आए हैं, महाराज जी क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, इंदौर वासियों की जय। हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी और आर्थिक राजधानी इंदौर है। हम यहाँ से उज्जैन की यात्रा पर जा रहे हैं और जितने भी इंदौर में रहने वाले प्रियजन हैं, हम भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों से मंगलमय प्रार्थना करते हैं आप सबका मंगल हो। बहुत ही जल्दी सनातनियों को एक करने के लिए हम पद यात्रा करने जा रहे हैं 21 नवंबर से 29 नवंबर। महाराज जी वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहना है? वक्फ बोर्ड हमेशा से मांग कर रहा है जमीन को लेकर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वक्फ बोर्ड बंदा है यार, मजाक क्या बात कर रहे हो?